हाय स्टूडेंट्स। हमने अभी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेसन नंबर 1 या पार्ट 1 हमने देखा। अब हम आ गए हैं इसके पार्ट 2 पर। ठीक है, आज जो भी रिमेनिंग पार्ट है उसको पढ़ेंगे और धीरे धीरे इस तरीके से 3-4 पार्ट बनेंगे, जितने भी बने आराम से पढ़ेंगे हम इस तरीके से। तो हमारे बकल कैविटी चल रही थी। बकल कैविटी में हमने टंग देखा, टीथ देखा। टीथ के बारे में आज आपको थोड़ा बहुत और बताएंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये टीथ की स्ट्रक्चर है। ठीक है, टीथ में हमने हार्डेस्ट पार्ट दिखाया था, एनिमल बताया था, आपको ध्यान होगा। और सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका डेंटिन होता है। दोनों आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अगर हम इसको अगर स्ट्रक्चरली देखें बाहर से, तो हम देखते हैं जो बाहर जो पार्ट दिखाई देता रहता है उसे क्राउन बोला जाता है। ठीक है, नेक वो होती है जो हमारे मसूड़े में फंसी हुई होती है, उसे नेक बोला जाता है। और जो अंदर होती है उसे रूट बोला जाता है। तो आपको दिखाई दे रहे हैं तीनों पार्ट, क्राउन, नेक एंड रूट। ठीक है, अगर इसको इधर देखें हम तो सबसे ऊपर है इनेमल, फिर है इसके अंदर अंदर डेंटिन होता है, फिर अंदर पल्प कैविटी होती है। पल्प कैविटी में ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होती हैं, जो कि दांत को ब्लड सप्लाई करती है और कोई भी जो है क्या नाम से सेंसेस हैं उनको आगे पहुंचाती है, ब्रेन वगैरह तक। फिर है पेरिडोंटल लिगामेंट है इसके बाद में, जो कि दांत के चारों ओर होते हैं और जो मसूड़े और दांत को जो है बनाए रखने में, मतलब जोड़ के रखने में जो है मदद करते हैं। इसके अंदर होती है फिर रूट कैनाल होती है, चारों तरफ मैंडिबल बोन होती है जिसके अंदर ये दांत इस तरीके से सेट होते हैं। ठीक है, बोन जो बोन दिखाई दे रही है ये मैंडिबल बोन है। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे थे ईसोफेगस देखा था हमने, उसका कुछ पार्ट और रह गया था जिसके बारे में आज बताएंगे हम आपको कि स्वेलिंग ऑफ फूड इज नोन एज डिग्लूटिशन। ठीक है, जो कि ईसोफेगस में होता है। ईसोफेगस में आपको एक बात ध्यान रखनी है, इसमें किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। ईसोफेगस ऐसा पार्ट है बॉडी का जिसमें, सॉरी, डाइजेस्टिव सिस्टम का या एलिमेंट्री कैनाल का, जिसमें कि किसी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। इट हैव नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, इट हैव ओनली म्यूकस प्रोडक्टिंग ग्लैंड्स। इसमें म्यूकस ग्लैंड्स होती हैं। तो आप सोचोगे कि म्यूकस ग्लैंड का फिर रोल क्या है। म्यूकस ग्लैंड क्या करती है कि जो फूड होता है उसको पास करने में हेल्प करती है, जिससे कि फूड इजीली बकल कैविटी से अपने स्टमक में जा सके। ओके, इट हैव ए पुशिंग मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। ओके, इसमें मूवमेंट होता है। मूवमेंट क्या होता है, एक मसल्स का मूवमेंट होता है इस तरीके से। जो एक नली होती है, नली में इस तरीके से मसल्स में मूवमेंट होता है, वो आगे बढ़ता हुआ जाता है, जो भोजन को धक्का देता है मसल्स में। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। ओके, सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। सेलिवरी ग्लैंड्स के बारे में पिछली बार हमने कुछ देखा था बकल कैविटी में। बकल कैविटी का ही एक पार्ट है सेलिवरी ग्लैंड्स। तो जैसा कि हमने देखा था बकल कैविटी में टंग है, टीथ है, इसी के साथ सेलिवरी ग्लैंड्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। दे आर प्रेजेंट आउटसाइड द बकल कैविटी। बकल कैविटी के आउटसाइड होती हैं, चारों तरफ फैली हुई होती हैं। ठीक है, पेयर्स में होती हैं। ये दोनों तरफ अपने सेलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। तो पेयर किस तरीके से हम अभी देखेंगे। सेलेवा इज स्लाइटली एसिडिक। एसिडिक होता है थोड़ा, इसकी पीएच होती है 6.8। और लगभग एक दिन में हमारे 1 लीटर से 1.5 लीटर, या हम कहें 1000 से 1500 ml सलाइवा जो है सिक्रेटेड किया जाता है इनके द्वारा। ठीक है, 3 टाइप्स होती हैं इसके सेलेवरी ग्लैंड्स के। 3 टाइप्स हैं, जिनमें से क्या नाम से जो बकल कैविटी के आउटसाइड होती हैं एंड अपनी डक्ट्स डक्ट्स होती हैं। ठीक है, नलियां होती हैं, नलियों के थ्रू ये जो है अपने माउथ में या बकल कैविटी में अपने सिक्रेशन को छोड़ती हैं। ओके, आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, 3 तरह की हैं ये जो है सेलेवरी ग्लैंड्स। इसमें पैरोटिड ग्लैंड्स है। पैरोटिड ग्लैंड्स की लोकेशन आपको दिखाई दे रही है, कान के नीचे है। ओके, सबमैंडिबुलर ग्लैंड है। सबमैंडिबुलर ग्लैंड मैंडिबल बोला जाता है, क्या नाम से, जो जबड़े की हड्डी होती है उसको, तो इसके पास होती है, जबड़े की हड्डी के पास एक तो है ग्लैंड। और तीसरी है सबलिंगुअल, जो कि जीभ के नीचे होती है। ओके, इस तरीके से आपको डायग्राम में साफ दिखाई दे रही है, तीनों प्रकार की ग्लैंड्स हैं। तो टाइप्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड
तीन टाइप की है जैसा हमने देखा, पैरोटिड ग्लैंड, डक सबलिंगुअल एंड सबमैंडिबुलर। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट होती है जिसके थ्रू ये अपना सिक्रेशन माउथ में डालते हैं उसे स्टेनसन्स डक्ट कहा जाता है। ओके, ये सबसे बड़ी सैलिवरी ग्लैंड है, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है और ये कान के नजदीक है, जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है पैरोटिड। ठीक है, ये कान के नजदीक होती है। सबसे ज्यादा जो है इसका जो सिक्रेशन होता है वो तीनों ग्लैंड्स में सबसे ज्यादा होता है। ओके, और इसमें वायरल इन्फेक्शन के कारण जो सूजन आ जाती है उसे मम्प्स कहा जाता है। ओके, मम्प्स। सेकंड है सबलिंगुअल, जो कि जीभ के नीचे होती है। इसके जो सिक्रेशन होता है उसमें एमाइलेज एंड म्यूकस होता है। ठीक है, और ये भी अपना जो है सिक्रेशन जो है बकल कैविटी के फ्लोर पे अपना सिक्रेशन डालती है। ओके, तीसरा है सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर जैसा पता लग रहा है अपने जबड़े की हड्डी के पास होती है और क्या नाम से सेम इसके सिक्रेशन में भी वही एमाइलेज एंड म्यूकस होता है, लेकिन इसकी जो डक्ट होती है उसे वार्टन्स डक्ट कहा जाता है। ओके, और क्या नाम से their ducts open into the oral cavity near the lower central incisor। ठीक है, लोअर इंसिजर हमने दांत पढ़े थे, दांतों में हमने देखा था इंसिजर्स होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर्स होते हैं एंड मोलर्स होते हैं। तो जो लोअर इंसिजर्स होते हैं बीच वाले सेंट्रल, लोअर सेंट्रल इंसिजर्स, वहां पर इनकी डक्ट आके खुलती है और अपना सिक्रेशन इसमें डालती है। ओके, सैलाइवा। अब हमने सैलाइवरी ग्लैंड्स तो देख ली, अब हम देखेंगे कि सैलाइवा क्या है, सैलाइवा की क्या फंक्शन है, सैलाइवा किस तरीके से वर्क करता है। ओके, सैलाइवा, सैलाइवा में मोस्टली हमने अभी पढ़ा कि वाटर और म्यूकस होता है इनमें। ठीक है, कुछ इनमें आयंस होते हैं, सोडियम आयन होते हैं, पोटेशियम प्लस आयन होते हैं, क्लोरीन माइनस आयन होते हैं एंड कार्बोनेट आयन, हाइड्रोकार्बोनेट आयन होते हैं। ओके, एंजाइम्स होते हैं, लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम मोस्टली एंटीबैक्टीरियल होता है, जो कि बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उनको नष्ट कर देता है। ठीक है, अगर माउथ में बकल कैविटी में किसी तरीके से बैक्टीरिया फूड के साथ आ गए या फिर वैसे आ गए तो उनको जो है नष्ट कर देता है। सेल एमाइलेज होता है जो कि स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है हमें। स्टार्च का जो है डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट हो जाता है और स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट कर देता है एमाइलेज। ओके, जैसा कि लिखा हुआ है 30% ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड इन बकल कैविटी बाय यूजिंग सैलाइवरी एमाइलेज। एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोस। ठीक है, याद रखना आपको, एमाइलेज किसको किस में कन्वर्ट करता है, एमाइलेज स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है। ओके, फंक्शंस क्या क्या हो गए सलाइवा के, सॉफ्टन द फूड, फूड को सॉफ्टन कर देता है जिससे कि आगे जो भी एंजाइम्स हैं या जो भी बायोकेमिकल्स हैं उनकी रिएक्शन इजी हो, उसका पासेज इजीली हो सके। ठीक है, हेल्प्स इन टेस्टिंग फूड, फूड को टेस्ट करने में हेल्प करता है कि भाई किस तरीके का फूड है, क्या टेस्ट है। कुछ जैसा कि हम बताते हैं खाना खाते ही नमक कम है, चीनी कम है, ये तेज है, मिर्च तेज है, तो वो सलाइवा की हेल्प से ही हो पाता है। अगर सलाइवा नहीं होता तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, जैसा हमने पढ़ा कि इसमें लाइसोजाइम होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल होता है। स्टार्च को डाइजेशन करने में काम आता है, स्टार्च को माल्टोस में कन्वर्ट करता है अपना एमाइलेज। ओके, एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज बोलस। ठीक है, बोलस आपको याद रखना है, जब हम मुंह में भोजन को पचाते, सॉरी भोजन को जो खाते हैं चबाते हैं। ठीक है, कितनी बार चबाना चाहिए आपने हमारे बोलते भी हैं, किताबों में भी आपने पढ़ा है, लोग बोला जाता है कि भाई 32 बार चबाना चाहिए। ठीक है, तो 32 बार चबाने का क्या मतलब है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हम चबाएंगे तो उसमें सलाइवा को ढंग से मिक्स किया जाता है। ठीक है, सैलाइवा जब मिक्स हो जाता है फूड के साथ ढंग से तो जो एक तरीके से जो मिश्रण बना उसे क्या बोला जाता है, बोलस बोला जाता है। ओके, ठीक है, याद रखना है, इसको पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से, इंपॉर्टेंट है। गट, गट मोस्टली हम अपने एलिमेंट्री कैनाल के किसी भी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसे गट बोल सकते हैं। तो इसकी एक जनरल स्ट्रक्चर है, आप इसको थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, जो आउटर स्ट्रक्चर है उसको सिरोसा बोलते हैं, फिर मस्कुलर पार्ट होता है इसके अंदर में, फिर सब म्यूकोसा है, उसके अंदर म्यूकोसा पार्ट है। ओके, और सबसे अंदर जो एक जो पासेज होता है उसे ल्यूमेन बोला जाता है, जिसके थ्रू अपना फूड वगैरह पास करता है एक पार्ट से सेकंड पार्ट में। ठीक है, आप इसको याद रख लेना, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है।
इसके स्ट्रक्चर को आउटर पार्ट से इनर पार्ट, इनर पार्ट से आउटर पार्ट, ठीक है, ओके, याद रखना है थोड़ा सा। ये जनरल हिस्टोलॉजी ऑफ गट है, आप देख लीजिए थोड़ा सा। सिरोसा है, जैसा हमने देखा था, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसकी एपिथेलियम से बनी हुई होती है और इसमें कुछ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। सेकंड पार्ट जो हमने देखा वो मस्कुलर से होता है, मसल्स से बना हुआ पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल होती हैं, इनर सर्कुलर मसल होते हैं, ओके। दो तरह की मसल्स होती हैं इसमें, लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल फाइबर होते हैं, ठीक है। बोथ आर स्मूथ मसल्स फाइबर एंड हेल्प इन पेरिस्टालसिस, ठीक है। तो दोनों जो होते हैं वो स्मूथ मसल्स होते हैं और किस में हेल्प करते हैं, पेरिस्टालसिस में करते हैं, जैसा कि हमने देखा था। एक इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है जो कि आगे बढ़ाता रहता है फूड को, ठीक है, जिसको पेरिस्टालसिस बोला जाता है। तो ये तभी होता है जब इसमें दोनों तरह की मसल्स का कॉम्बिनेशन होता है, ओके। बिटवीन टू लेयर देयर इज ए नर्व नेटवर्क कॉल्ड प्लेक्सस एंड ऑर्बेच, ओके। एक नर्व्स का नेटवर्क होता है, ठीक है, नर्व्स का नेटवर्क होता है जो कि सेंसेशन को कम्युनिकेशन में है, एक तरीके से कम्युनिकेशन का काम करता है सेंसेशन का, जैसे कि हम उस नेटवर्क को कहते हैं प्लेक्सस कहते हैं, ओके। एन ऑब्लिक मसल्स लेयर में बी प्रेजेंट इन सम रीजन्स, कुछ में ऑब्लिक मसल्स भी पाई जाती हैं, जैसा हमने देखा, कुछ में क्या नाम से लॉन्गिट्यूडनल मसल होती हैं, सर्कुलर मसल होती हैं, और कुछ में ऑब्लिक मसल्स भी होती हैं, ओके। इसके बाद सब म्यूकोसा है और उसके अंदर म्यूकोसा है, ओके। सब म्यूकोसा इट कंसिस्ट ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं सप्लाइड विद ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स, जिसमें ब्लड और लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स होती हैं एंड लिम्फ वेसल्स होती हैं। इन ड्यूडेनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा, ठीक है। ड्यूडेनम जो पार्ट होता है वो होता है स्टमक के बाद होता है, तो इसमें सब क्या नाम से ग्लैंड्स भी होती हैं सब म्यूकोसा में, ओके। इन द रीजन्स ए नर्व नेटवर्क कॉल्ड प्लेक्सस, ठीक है, एक इसमें भी नर्व का नेटवर्क होता है जैसे प्लेक्सस का होता है, वो प्रेजेंट होता है, ओके। जो इनर मोस्ट पार्ट है वो म्यूकोसा होता है, इट सीक्रेट म्यूकस होता है। म्यूकस हमने कई बार देखा है, म्यूकस का वर्क क्या है एक्चुअली, म्यूकस फूड को एक तरीके से हम कह सकते हैं चिकनाई प्रदान करता है, जिससे कि फूड को पासेज इजीली हो सके, ओके, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। इट सीक्रेट म्यूकस टू लुब्रिकेंट द लाइनिंग ऑफ गट की जो लाइनिंग होती है उसको लुब्रिकेंट करता है, ठीक है। लुब्रिकेंट आप अच्छी तरीके से समझते हैं, लुब्रिकेंट का रोल क्या होता है। द इनर मोस्ट लेयर होती है फॉर्म्स इरेगुलर फोल्ड्स एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड इन स्टोमक, ठीक है, इसमें क्या नाम से स्टमक में इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, and finger-like foldings called villi in crypts of Leberkuchen, intestinal glands in between the bases of villi in the small intestine, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें विलाई कहा जाता है, तो ये म्यूकोसा में होती है। तो म्यूकोसा अलग अलग पार्ट में अलग अलग फंक्शन करती है, जैसा हमने अभी स्टमक में देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन में देखा, ठीक है। स्टमक में ये जो है इरेगुलर फोल्ड्स बनाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये विलाई बनाती है। स्टमक। अब हम आते हैं, हमने बकल कैविटी देखा, बकल कैविटी के बाद में ईसोफेगस देखा, ईसोफेगस के बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का, दैट इज कॉल्ड स्टमक, ठीक है। स्टमक इसको गैस्टर के नाम से ही बोला जाता है, तो गैस्ट्रिक वर्ड जहां भी आता है तो हम इसका मीनिंग हम स्टमक से लेते हैं, ओके। जे शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, अंग्रेजी का जो वर्ड है जे, उसके जैसे इसके स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। वाइडेस्ट ऑर्गन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा पार्ट होता है, ठीक है। लंबा हम देखेंगे वो इंटेस्टाइन होती है, लेकिन जो चौड़ा पार्ट है वो है स्टमक, ओके। लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी मतलब हो गया एक तरीके से अपने चेस्ट के नीचे वाला पार्ट जो है पूरा एब्डोमन है, एब्डोमन इसको एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है। इसमें अपर लेफ्ट साइड में हमारे क्या होता है, आपको सबको पता है, हार्ट होता है। हार्ट के एक तरीके से नीचे की तरफ, ठीक है, एब्डोमन में हार्ट कहाँ मौजूद होता है, हमारे थोरेसिक कैविटी में होता है, जबकि जो है स्टमक है वो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, ओके, आपके क्लियर हो गया होगा। एंड एज 3 पार्ट, और इसके स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक पार्ट, फंडिक रीजन एंड पाइलोरिक पार्ट।
नाम से पता पड़ रहा है आपको, कोई रटने की चीज नहीं है इसमें। कार्डियक, कार्डियक जहां भी आ जाए इसका मतलब होता है हार्ट, ओके। एंड पाइलोरी को इसका लास्ट पार्ट होता है। तो कार्डियक पार्ट, डेफिनेटली कार्डियक पार्ट है तो हार्ट के पास ही होगा, हार्ट के नीचे होगा एक तरीके से। द कार्डियक स्फिंक्टर लाइज इन द ओपनिंग बिटवीन द ईसोफेगस एंड स्टमक। हमने पढ़ा कि बकल कैविटी, बकल कैविटी के बाद होता है ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद होता है स्टमक। तो डेफिनेटली ईसोफेगस एंड स्टमक के बीच में कोई ऐसा कनेक्टिंग पार्ट होगा, उस कनेक्टिंग पार्ट को हम बोलते हैं कार्डियक स्फिंक्टर, ठीक है। स्फिंक्टर क्या होता है, एक तरीके से इसका रोल क्या है, एक तरीके से हम इसे वॉल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये क्या करता है, एक बार फूड ईसोफेगस से स्टमक में चला जाए तो फिर ये एक तरीके से उसको वापस आने से रोकता है, ओके। दैट इज कॉल्ड कार्डियक स्फिंक्टर। इट इज नॉट ट्रू वॉल, ये वॉल तो नहीं है, इट इज ए फंक्शनल स्फिंक्टर, ठीक है। ये एक स्फिंक्टर है जो कि फूड को ईसोफेगस से स्टमक में तो जाने देता है, लेकिन स्टमक से वापस ईसोफेगस में आने से रोकता है, ठीक है। फंडिक रीजन होता है, फंडिक रीजन जो इसका चौड़ा वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड फंडिक रीजन। इट इज कॉमनली फिल्ड विद एयर और गैस, जो कि नॉर्मली या तो एयर से होता है या गैस से भरा होता है, ठीक है। खाना खाने के बाद इसमें खाना भर जाता है, HCl आ जाते हैं, जूसेस आ जाते हैं, बाकी जो भी है खाना खाने बिना खाना खाए इसमें या तो एयर या गैस से भरा हुआ होता है। पाइलोरिक पार्ट होता है जो इसका लास्ट पार्ट है, जो कि इसके स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड पाइलोरिक पार्ट। इट इज ए डिस्टल पार्ट ऑफ द स्टमक, ठीक है। इसका लास्ट या डिस्टल पार्ट अपन बोल सकते हैं या अंतिम पार्ट बोल सकते हैं स्टमक का, ओके। फंक्शन ऑफ द स्टमक, फंक्शन, अब क्या फंक्शन करता है स्टमक, हमने स्ट्रक्चर के बाद हम देखेंगे कि इसके फंक्शन क्या क्या है। इट स्टोर फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। हमने कोई भी खाना खाया तो इसमें 4 से 5 घंटे तक रहता है। हम जैसे बोलते हैं खाना खाने के बाद भाई पेट भर गया, पेट भरने का मतलब है कि एक तरीके से हमारा स्टमक फुल हो गया है, ठीक है। तो स्टमक की जितनी कैपेसिटी है उतना हम पेट भर सकते हैं, ठीक है। तो 4 से 5 घंटे तक इसमें खाना रहता है। अब क्या होता है उस खाने का ये हम देखेंगे, ठीक है। इट चर्न्स एंड ब्रेक अप द फूड एंड मिक्सेज विद पीसेज विद गैस्ट्रिक जूस। तो ये क्या करता है, फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में, कुछ हेल्प हमारे माउथ ने कर दी, तो माउथ जितना ज्यादा फूड को ब्रेक करेगा, ठीक है, उतनी उतनी कम मेहनत करनी पड़ेगी हमारे स्टमक को। इसलिए बोला जाता है कि फूड को ज्यादा से ज्यादा, कोई भी खाने की चीज है उसको ज्यादा से ज्यादा मुंह में ही तोड़ लेना चाहिए, ठीक है, ब्रेक कर लेना चाहिए, जिससे कि स्टमक को कम से कम हमें वर्क करना पड़े। तो स्टमक हमारे चंस करता है, ब्रेकअप करता है फूड को और मिक्स करता है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के साथ में। जो भी फूड के पीसेज हो गए हैं उनको मिक्स कर देता है। पैराइटल डाइजेशन ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन टेक प्लेसेस हियर, ठीक है। मोस्टली प्रोटीन का जो है एक तरीके से यहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट होता है, यहाँ पर जो है। इट प्रोड्यूसेस कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। ये एक कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर जो है उसको सिक्रेशन करता है, विच इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 टू बी एब्जॉर्ब इन इंटेस्टाइन। जो आगे जाकर लास्ट में जो इंटेस्टाइन में विटामिन B12 का जो है एब्जॉर्प्शन होगा उसमें हेल्प करता है, ठीक है। B12 आपको याद रखना चाहिए, B12 जो है क्या नाम से इसमें साइनोकोबालामिन बॉन्ड पाया जाता है, जो कि आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ओके। इट सिक्रेट गैस्ट्रिन हार्मोन, इसी के साथ में स्टमक में गैस्ट्रिन हार्मोन भी सिक्रेट होता है। साथ ही अल्कोहल, ड्रग्स एंड कुछ शुगर और वाटर, इनका भी एब्जॉर्प्शन स्टमक में स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ चीजें हैं जिनका स्टमक से एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। मोस्टली एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में और कुछ लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, लेकिन यहाँ पर भी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें अल्कोहल है, ड्रग्स हैं, कुछ शुगर है, वाटर है, ओके। डाइजेशन इन स्टमक, ये हमने कुछ फंक्शन देखे। अब ये डाइजेशन किस तरीके से होता है, क्या क्या गैस्ट्रिक जूस हैं, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या है, और इस गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या जो है पाए जाते हैं, वो हमारे फूड में किस किस कंपोनेंट पर किस किस तरह से रिएक्शन करते हैं, ये हम पढ़ेंगे इस पार्ट में, ओके, स्लाइड में। गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करती हैं। गैस्ट्रिक जूस में दो पार्ट होते हैं, मेनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं और कुछ एंजाइम होते हैं। एंजाइम में होते हैं पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन, ओके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच, जैसा कि हमने देखा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड का पीएच कितना होता है हमें पता है, 7 से कम होता है। तो यहाँ कितना पीएच होता है हमारे स्टमक में, इसका पीएच होता है 1.5 to 2.5, ओके।
और जबकि इन्फेंट जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें गैस्ट्रिक जूस का जो गैस्ट्रिक जूस या हम बोले हाइड्रोक्लोरिक है, उसके कारण पीएच होता है इसका 5.0। ओके, फंक्शन ऑफ HCl। अब HCl क्या फंक्शन करता है, HCl, ठीक है। पहले हम इसके दो पार्ट है मेनली, हमने देखा HCl एंड एंजाइम्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि HCl क्या वर्क करता है स्टमक में, ठीक है। HCl जैसा कि एसिड है, और एसिड हम कहाँ यूज करते हैं, घर में, आपने देखा होगा साफ सफाई वगैरह में, इसलिए तो यहाँ भी एक तरीके से साफ सफाई का काम करता है। क्या साफ सफाई काम करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। हार्मफुल कोई ऑर्गेनिज्म आ जाए तो उसको भी जो है, फूड में कोई हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है उसको भी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है HCl। HCl कन्वर्ट्स पेप्सिनोजन एंड प्रोनिन इनटू पेप्सिन एंड रेनिन रेस्पेक्टिवली, ठीक है। HCl इसमें हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने में एंड प्रोनिन को रेनिन में कन्वर्ट करने में। ऑटोकैटालाइटिक रिएक्शन, अब ये क्या होती है, वन पेप्सिन इज फॉर्म्ड, इट चेंज इनटू पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन, ठीक है। एक बार अगर पेप्सिन का फॉर्मेशन हो जाए, पेप्सिन कैसे बनेगा, पेप्सिन बनेगा पेप्सिनोजन से। वो कैसे बनेगा, HCl की हेल्प से। HCl की हेल्प से पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। और एक बार पेप्सिन कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये पेप्सिनोजन को खुद ही पेप्सिन में कन्वर्ट करता रहता है। इसे ही हम कह सकते हैं ऑटोकैटालाइटिक रिएक्शन। ओके, पेप्सिन एंड रेनिन आर एब्सेंट इन इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें वर्टिब्रा पाई जाती है, ठीक है। जिनमें वर्टिब्रा नहीं पाई जाती है उन्हें कहा जाता है इनवर्टिब्रेट्स। तो इनवर्टिब्रेट में पेप्सिन एंड रेनिन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से थोड़ा याद रखना है आपको। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था बोलस, अब सेकंड वर्ड आप आ गया है आपके सामने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काइम। काइम एक सेमी फ्लड मास होता है, सेमी फ्लड मास होता है जो कि बनता है फूड में गैस्ट्रिक जूस के अच्छी तरह मिक्स होने पर, ठीक है। ये भी एक तरीके का मिक्सिंग ही है, मिक्सर है एक तरीके का। पर इस मिक्सर में क्या हो गया, अब यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस फूड के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो गया। बोलस में हमने देखा था कि जो बकल कैविटी में जो भी सिक्रेशन है वो फूड के साथ जब मिक्स होते हैं तो बोलस बनता है, और जब स्टमक में गैस्ट्रिक जूस फूड के साथ मिक्स होता है तो काइम का फॉर्मेशन होता है। ओके, डाइजेशन कैसे होता है स्टमक में, थोड़ा इसको देख लीजिए। पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिनोजन HCl की हेल्प से पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और पेप्सिन प्रोटीन्स को प्रोटियोसिस एंड पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है। ओके, प्रोनेन इसी तरीके से प्रोरेनिन HCl की हेल्प से रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब रेनिन क्या करता है, रेनिन जो कि एक मिल्क प्रोटीन है इसको पैराकैसीन में कन्वर्ट कर देता है। ओके, पैराकैसीन और कैल्शियम मिलकर कैल्शियम पैराकैसीनेट बनाते हैं। ओके, ठीक है, याद रखना है इसको। और कैल्शियम पैराकैसीनेट को पेप्सिन पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो एक तरीके से यहाँ पर प्रोटीन्स का थोड़ा बहुत डाइजेशन होके पेप्टॉन्स में कन्वर्ट हो गए। अब पेप्टॉन्स का आगे क्या होता है ये हम अगले पार्ट्स में देखेंगे। अगले डाइजेस्टिव जो भी ऑर्गन आएगा, एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट आएंगे उनमें हम देखेंगे कि इनका आगे प्रोटीन का नेक्स्ट लेवल पर किस तरीके से डाइजेशन होता है। ओके, थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी आपकी क्वेरीज हो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, बाय।